देखिए ये वीडियो गुजरात का पुलिस सिस्टम, गुजरात का कानून व्यवस्था को नंगा करके रख देगा, क्योंकि ये वीडियो का सच्चाई इतना दिया है, गुजरात का 5 पुलिस ऑफिसर का नौकरी जरूर जाएगा ही जाएगा, और वहाँ का जो पत्रकार है, जो मीडिया है, उनका नौकरी भी जाएगा। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, कानून को, पत्रकारिता को, जो संविधान का अधिकार दिया है, ये लोगों को साथ धोखा करते हैं और कानून को रिश्वत लेके कानून को बेचते हैं। और गुजरात में न्याय का व्यवस्था कानून को नहीं मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बड़े ऑफिसर, वहाँ का एसपी, पुलिस ऑफिसर, डीवाईएसपी, आईजी, ये सब कानून को बेचते हैं। क्योंकि एक आदमी कैसे गुजरात में जाके वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने लड़ाई किया, कैसे ये किया, उसको कैसे न्याय नहीं मिला, वो वापस गुजरात लौट आया। और ये वीडियो वही जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को सवाल की घेर में रखेगा और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर का नौकरी जाएगा, ये जगन्नाथ न्यूज़ का दावा है। मैं दृढ़ता के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये जो फ्रॉड हुआ है, 8,80,000 का जो फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉडर को हेल्प करने के लिए गुजरात एसपी, गुजरात का डीवाईएसपी, जो कामरेज पुलिस स्टेशन का पीआई और उसका असिस्टेंट जो ऑफिसर है अरविंद राठौर, ये सब ने हेल्प किया है। और ये वीडियो का आपने आखिर तक देखिए, कितना ऑफिसर, कितना पत्रकार का खुलासा होता है, आप देखिए। हाँ जी, देव भाई नमस्कार। नमस्कार। देव भाई, आज सबसे पहला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, लेकिन शुरुआत हम ये से कर लेते हैं प्रश्न से कि गिर गाय की पहचान कैसे करें। और काफ़ी सारे जो किसान हैं दूर दराज से बड़ी उम्मीद से आते हैं शुद्ध नस्ल की गिर गाय लेने के लिए गुजरात में, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो उनको शुद्ध गाय नहीं मिल पाती। एक तो सबसे पहले इस बारे में बताइए, दूसरा प्रश्न हम बाद में करेंगे। ये आपके सामने जो गाय है, प्रभा इसका नाम है। हाँ। बराबर है। इसका आप हेड का शेप देखो, आपने जैसे उल्टा मटका रखा हुआ है उसकी तरह उसका हेड का शेप आएगा। बराबर है। ठीक है। ये गिर का सिंगों की पैटर्न है जो सबसे बेस्ट है। 99% लोगों को ये पैटर्न ज़्यादा पसंद है। बराबर है। और ये 2 हो गया। तीसरा इसका कान देख लो आप, कानों का पैटर्न देखो, पूरा ऊपर से नीचे तक उसके अंदर कई तरह की डिजाइनें बनी हुई है, नीचे से एकदम मुड़ा हुआ है। बराबर है। ये इसकी पहचान है। और ये तो सबको पता ही है। हाँ, गिर के हम के बारे में। बराबर है। ये गिर गाय की पहचान है। हेड और कान, ये 2 चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसका शरीर का बनावट पीछे से चौड़ी होती है, आगे से थोड़ी पतली होती है। पीछे से मतलब ये पीछे से ये भाग चौड़ा रहता है। बराबर है। ये हिस्सा चौड़ा रहता है पूरा पीछे से। ये हिस्सा यहाँ से देखो आप पूरा पतला है। ये उसकी पहचान है। ये दूध में ज़्यादा है, ये उसकी पहचान है, इसमें दूध ज़्यादा होगा ये। बराबर है। पीछे से चौड़ी और आगे, हाँ, और थोड़ी सी पीछे से ऊंची होगी और आगे से थोड़ी सी झुकी हुई होगी, उसमें दूध ज़्यादा होगा। ये गिर की 100% पहचान है और उसमें दूध ज़्यादा होगा, उसके लक्षण है। सबसे बड़ी पहचान उसका हेड और उसका कानों का पैटर्न है, जो एक गाय में आपको दिख रहा है। प्रभा, हाल बेटा, हाल। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और बाकी जो आप मेरी गौशाला की सभी गाय देख सकते हैं, सबका पैटर्न लगभग सेम होगा हेड का। हाँ। और कानों का पैटर्न सेम होगा। एक भी ऐसी नहीं है जिसके कानों के और हेड के पैटर्न में थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा। ये हमारा बुल है विक्रमादित्य, 4 साल की उम्र है। इसकी आप साइज देख सकते हो कितनी बड़ी है। और इसका आप हेड का शेप देखो, कानों का पैटर्न देखो, हम्प देखो, लंबाई चौड़ाई देखो। ये शुद्ध, हाँ, ये शुद्ध भावनगर नस्ल का नंदी है। विक्रमादित्य इसका नाम है। इसके पिताजी का नाम क्या है? गोंडलियो। गोंडलियो। हाँ, गोंडलियो का बच्चा है। और मदर का नाम 100% मेरे को पता नहीं है, लेकिन है सागवाड़ी भावनगर से ही। अच्छा। हाँ, मतलब भावनगर की ब्लड लाइन का? हाँ, भावनगर की ब्लड लाइन का है। अच्छा, एक और बात बताइए देव भाई, जो आदमी गिर गाय लेना चाहते हैं, हाँ, तो उनके लिए बेस्ट कौन सी रहती है? इनको ड्राई लेनी चाहिए या मिल्किंग लेनी चाहिए? नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा लोगों को बता दीजिए। सही बात है। बहुत इस मामले में गलतियां कर देते हैं, तो ताकि वो गलती ना करें और उनको आगे चल के फायदा हो। आपका क्वेश्चन एकदम 100% है। एक क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। तो मेरा ये मानना है कि अगर गुजरात के बाहर गिर गाय लेके जानी है, अदर स्टेट में, कोई भी गुजरात के बाहर के स्टेट में,
तो उनको प्रेग्नेंट गाय लेके जाना चाहिए, ना कि मिल्किंग। क्योंकि आप 2 से 3 दिन का या 15 से 20 घंटे 25 घंटे का ट्रैवलिंग करके गाय को लेके जाओगे खड़ी खड़ी ट्रक के अंदर, उसका पूरा एनवायरनमेंट वहाँ का अदर स्टेट का सेट होने में हर चीज़ में टाइम लगेगा, तो गाय ड्राई होने के कगार पे आ जाती है, उसका दूध टूट जाता है। और लेके जाने वाला बंदा ये बोलता है कि भाई हम लोग गुजरात में गए थे तो हम लोगों को ठग लिया गया, हमको जो बोला वो दूध नहीं आया, जो बोला वो क्वालिटी नहीं मिली। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। या तो प्रेग्नेंट गाय लेके जाओ या फिर 2-2.5 साल की बच्चियाँ लेके जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपका कहने का ये मतलब है, अगर 8 से 10 घंटे की या 12 घंटे तक की है तो हाँ। सुबह एक टाइम पे मिल्किंग किया और ले जाओ, हाँ, जाके फिर और वहाँ milking पे ले करो। जाके दोबारा मिल्किंग कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जिस गाय को 12 घंटे से ऊपर हो जाता है, 15, 20, 25 घंटे, 30 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो आपको ड्राई गाय लेके जानी हाँ, दूध टूट जाएगा एक बार ट्रैवलिंग में, फिर उसका दूध छूटने में टाइम लगेगा। आप लेके गए, उसका दूध टूटा, एक तो यहाँ से वहाँ का एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा दूसरे स्टेट का, तो उसके हिसाब से वो फिर पूरा उसका वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो फिर दूध आने में टाइम लग जाएगा। और हो सकता है कि उस लैक्टेशन में वो दूध ना भी आए। दूध आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, बहुत कम दूध आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए भाई कि आपका तो काफ़ी अनुभव है, कुछ लोगों को जैसे आप हो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो तो आपको समझ होगी कि अच्छी बछड़ी की पहचान कैसे करें। बहुत से आदमी होते हैं जो बछड़ी को देख के ही बता देते हैं कि हाँ ये दूध वाला धन है या नहीं है, तो उस तरीके से आप बताइए मेरे को। ये बछड़ी का आप साइज देखो, ये 6.5 महीने की लगभग की बछड़ी है जी। ये मेरे बुल का फर्स्ट रिजल्ट है, बराबर है। एक ही गाय मेरी पिछले साल इस बुल से क्रॉस हुई थी, बाकी मेरे दोस्त के वहाँ था, उनके वहाँ इसका 8 बच्चे हैं, उसमें 3 बछड़े और 5 बछड़ियाँ हैं। ये बछड़ी का आप साइज देख लो, 6.5 महीने की बछड़ी है। कानों का पैटर्न देखो, हेड का शेप देखो, बराबर है। और सबसे बड़ी चीज़ आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, पीछे से अभी से चौड़ी है, पीछे से ऊंची है, आगे से थोड़ी झुकी हुई है। और दूसरी बात, इसका आप थन देख सकते हो, दिखा सकते हो, तो देखो अभी से 6 महीने की बछड़ी का आप थन का साइज देखो, इतने लंबे थन है, पीछे के छोटे आएंगे, आगे के लंबे आएंगे। ये आपको किसी ने नहीं बोला होगा, ये लोग ब्राजील को पकड़ के बैठ गए कि थन का साइज सेम होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से और हमारे जो बुजुर्ग है उनके हिसाब से थन का साइज यही होना चाहिए, पीछे वाले छोटे, आगे वाले थोड़े लंबे। ये देसी गाय की पहचान है। हाँ, इसकी उम्र के हिसाब से जैसे आपने बताया कि 6 महीने है, हाँ। और 6 महीने के हिसाब से जो थनों की शेप और बनावट है वो अच्छी है काफ़ी। अच्छा, आप कानों के बारे में कुछ बताने वाले थे इसके। ये कान का शेप आप देख लो, ऊपर से जैसे पाइप मुड़ा हुआ है ऐसा आपको दिखेगा, बराबर है। अच्छा। ये पूरा ये नीचे से कहाँ से? ये इधर से ये इधर तक 6 से 7 इंच तक कान इसका अंदर पग मुड़ जाता है, बराबर अच्छा, है। यहाँ से मुड़ जाता है। ये मुड़ा हुआ है। ये देखो इसमें कितनी तरह की धारी बनती है, अलग अलग पैटर्न बनती है। अच्छा, ये वाला हिस्सा तो मुड़ा हुआ होना हाँ, चाहिए। और ये आगे होना चाहिए। और जब गाय ऊपर देखती है तो ये दोनों कानों का जो हिस्सा है ऐसे सेम ऐसे साथ में हो जाता है, जुड़ जाता है एक दूसरे से। ये इसकी पहचान है कानों की। ये बुल में भी आप देख सकते हो, सेम चीज़ है, कानों की पैटर्न। ये भाई ने अभी देव भाई ने जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, तो आप देख लीजिए, कभी भी आप गिर गाय लेने जाते हैं तो ये आप जरूर ध्यान रखें। जैसे अभी ये कान है, ये एक वाला हिस्सा है। देव भाई इसको हाथ लगाना बुल को जरा, जहाँ से मुड़ा हुआ ये थोड़ा शरारती है, हाथ नहीं लगाने देगा। देखो ये वाला हिस्सा जो इसको हमारे गुजरात में, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हमारे गुजरात में इसको भूंगली पैटर्न बोलते हैं। ये भावनगर के बुलों की खासियत है, उसके कान इस टाइप के मुड़े हुए मिलते हैं आपको। अच्छा, ये ऊपर से ऐसे मुड़ा हुआ, यहाँ से लेके ये भावनगर यहाँ की तक। खासियत है। ये हाँ, 7 आपको इंच। बहुत कम मिलेगा दूसरों में, ये भावनगर में ज़्यादातर मिलेगा ये कानों का पैटर्न। तो शायद अब कानों का सिस्टम जो है, गिर गाय के कानों का जो बनावट है, शेप है, वो व्यूअर्स को समझ आ गई होगी। ये कल्पेश भाई के वहाँ कामधेनु में जो बुल था तोखारियो, उसकी बछड़ी है। तोखारियों की? हाँ, तोखारियो की है, 11 महीने की हुई है। अच्छा, इसका भी आप कानों का पैटर्न देख लो। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। ये अंदर से पूरे मुड़े हुए और लंबे आएंगे। हाँ, ये इसकी खासियत है। ये राज की बछड़ी है, ये 2.5 साल की हुई है। इसका भी अब कानों का पैटर्न देख लो। ये प्रेग्नेंट हो गई? नहीं, नॉन प्रेग्नेंट है, अभी दिवाली के बाद इसको प्रेग्नेंट करवाएंगे। वो बछड़ी है, वो भी भावनगर राज की है, वो काबरी। अच्छा, वो वाली। हाँ। ये गाय है, आपने जो सींगों का पैटर्न जो आप बता रहे थे, ज़्यादा लोगों को यही पैटर्न पसंद है।
इसका बाप भुवनेश्वरी लाइन का था, भुवनेश्वरी गोंडल की लाइन का, हाँ बराबर है। इसका भी आप थन का शेप देख लो, आपको पीछे वाले छोटे और आगे वाले लंबे ही मिलेंगे। बिल्कुल, आगे वाले लंबे हैं। हाँ, ये हमारी सबसे पुरानी गाय है। इसने 5 बच्चे दिए हैं, 5 की 5 बछड़ी, आज तक एक भी बछड़ा नहीं आया। अच्छा, अभी 8 महीने से प्रेग्नेंट है मेरे बुल से, विक्रमादित्य से। हाँ। और ये सबसे शरारती है, ये मतलब मारने वाली गाय है। अनजान आदमी इसके पास नहीं जा सकते, बाकी कुछ नहीं करती है, लेकिन अनजान आदमी को पास में नहीं जाने देती है। इसको खुला छोड़ दिया तो फिर रात में किसी का डर नहीं है, कोई भी हमारे ये तबेले तक नहीं घुस सकते, गौशाला तक नहीं आ सकता है, इसको खुला छोड़ दिया तो। इतनी खराब है, मारती है किसी को भी। हाँ, जब पहरा, बाकी एकदम मतलब हाँ, चौकीदार अनजान का काम आदमी को, करती है, चौकीदार का अनजान काम। आदमी, हाँ चौकीदार का काम कर, अनजान आदमी को, अनजान जानवर को भी ये गौशाला के अंदर घुसने नहीं देती है। इतनी दिखी है, ये उसकी बहन है। ये अपने मंदिर है हमारे बाजू में, पारियात गौशाला है, आपने नाम सुना होगा, बनकल गौशाला, उसके वहाँ से मेरे पिताजी बुल लाए थे, ये उसकी हुई थी। इसकी सगी बहन है, दोनों की माँ एक है, बाप अलग अलग है। इसका ये गाय की सींगों का पैटर्न इसलिए ऐसा है कि वहाँ की जो गाय है उसका सींग का पैटर्न यही है। ये भी एकदम शांत है ऐसे, लेकिन ऐसे थोड़ी शरारती है। ये पांखलियों की बछड़ी है। किसकी बछड़ी है? पांखलियो, पांखलियो। हाँ, ये थोड़ी ज़्यादा चौकती है अनजान आदमी को देख के। ये गाय है जो सबसे बेस्ट है। इसका एक मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये आपके हिसाब से कितने साल की होगी? इसका 24वां साल चालू है, 18वें लैक्टेशन में 8 महीने से प्रेग्नेंट है। इसका बाप भुवनेश्वरी लाइन का था। इसके नीचे एक टाइम का 13 लीटर दूध है। अभी तो नहीं आएगा, जब 1 से 8-9 लैक्टेशन तक दिया था, अभी इसका 18वां लैक्टेशन है, अभी भी 6 लीटर 7 लीटर टाइम का दूध दे देती है। इतनी एज होने के बावजूद आप देख सकते हो ये पूरा खाना नहीं खा सकती है। कौन कितने बछड़े दे दिए इसने बच्चे? इसने 17 दे दिए, 18वें में प्रेग्नेंट है। अब देखो खाना नहीं खा सकती है, कुछ भी डालो आधा खाती है, आधा चबा के निकाल देती है। इसके दांत नहीं है एक भी। अच्छा, 18 लैक्टेशन की गाय हो गई है। ये हमारे मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मेरी उम्र हो गई 26 साल, मैं 5-6 साल का, 4 साल का होगा तब से ये गाय है। ये एक है, इसकी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बाप कोई आवारा पुल आ गया था, उसके हिसाब से ऐसी बन गई है, लेकिन फिर भी संभाल के रखा है अपना। पुश्तैनी गाय जो थी इसकी बछड़ी है, वो कुंडी गाय है उसकी बछड़ी है, लेकिन ये भी आगे चल के अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसी मेरे को इसके ऊपर भी आशा है। इसका रिजल्ट आगे चल के अच्छा आएगा। अभी प्रेग्नेंट है 2 महीने से, ये मेरा जो बुल है विक्रमादित्य उससे, लेकिन मेरे को भरोसा है कि भाई इसका बच्चा आगे चल के अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ तो आई है। बुल खराब होने के बावजूद भी कान छोटे आए, लेकिन कानों का पैटर्न आपको मिल जाएगा जो चाहिए वो। हाँ, पैटर्न तो ठीक है। हाँ, पैटर्न ठीक है, हेड का शेप नहीं है। हाँ, कानों का साइज एकदम छोटा है, और दूसरी बात हेड का शेप बहुत कम आया है, बहुत छोटा हेड आया है, और मुंह ज़्यादा लंबा हो गया, तो थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन अपनी घर की है और संभाल के रखे, ये भी आगे चल के अच्छी नस्ल बनाएगी। तो ये भी व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अहम बात है कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नंदी का चुनाव सही से करें। हाँ, सबसे देसी गाय के ऊपर काम करना है तो सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट होगा तो बुल होगा। आप ये सोचोगे मैं 2 लाख की या 5 लाख की अच्छी ब्रीड की गाय खरीद लूँ, कोई मतलब नहीं बनता है। 2 लाख 5 लाख का अच्छी लाइन का बुल खरीद लो और गाय एवरेज ले लो। एवरेज मतलब आप रेंडी के ऊपर भी अच्छा बुल छोड़ोगे, दूसरे या तीसरे बार में उसका बच्चा आपके वहाँ 100% गिर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेंडी के अंदर से गिर नहीं बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा देव भाई ने अपने अनुभव शेयर किया हमारे साथ, और उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो भी अभी हमारे साथ शेयर की, वो जो किसान हैं, जो नए किसान हैं, फार्मिंग में आना चाहते हैं, गौपालन में आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में देखिए, चलते चलते वाले चैनल वालों ने खुद बोला है, जो अमित दहिया ने खुद बोला है, जो नई गोपालक करने के लिए मार्केट में आते हैं, फील्ड में आते हैं, उनको ये वीडियो बहुत मदद करेगा। तो अपने मुंह में बोला है। तो जब कोई फ्रॉड देबा भरवाड़ जैसे ये वीडियो में वो हाईलाइट हो गया, वो क्या किया ना, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा विश्व गौ माता सुरक्षा क्या यूट्यूब चैनल है, तो वो चैनल में मेरा नंबर है, तो वो नंबर में मुझे कॉल किया।
कॉल किया और मैंने उससे बात की। वो बोला मैं तुम्हारी उड़ीसा को गाय भेजा हूँ, मेरे से राजस्थान का कोई लड़का लिया है, वो उड़ीसा भेजा है। तो मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। धीरे टाइम चलते चला, मैं उससे बात करती चली। एक दिन कैसा होता है कि ये जो देवा भरवाड़ का वीडियो चलते चलते यूट्यूब चैनल में आया। जब आया, मेरा पहले जो भरोसा नहीं था देवा भरवाड़ के ऊपर, क्योंकि कोई चीटिंग करेगा क्या करेगा पता नहीं था। लेकिन जब देवा भरवाड़ का वीडियो चलते चलते यूट्यूब चैनल इतना बड़ा गौ माता के ऊपर वीडियो बनाते हैं, अमित दहिया चैनल में आया और अमित दहिया ने खुद बोला है वीडियो में, जो नई गोपालक करने के लिए आते हैं उनको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगा, और जो नई नई गौ माता खरीदने के लिए जो भी काम करते हैं वो चीटिंग का शिकार नहीं है, कि ठकामी का शिकार नहीं है। अमित भैया ने खूब उनका मुंह में बोला है, अमित दहिया ने यूट्यूब चलते चलते यूट्यूब चैनल वालों ने। जब ये वीडियो मुझे दिखाया, वो फॉरवर्ड किया मुझे, क्योंकि मैं एक सब्सक्राइबर हूँ चलते चलते यूट्यूब चैनल वाल का। उसका देवा भरवाड़ का वीडियो देखा, वो जो 2019 जो जून जुलाई में वो मुझे पहले कॉल किया था। उसी वक्त उसका वीडियो नहीं आया था। जब 2019 में शायद अगस्त या सितंबर किसी के हो, उसका चैनल में वीडियो आ गया। किसका? देवा भरवाड़ का चलते चलते यूट्यूब चैनल में आया। और ये जो चलते चलते यूट्यूब चैनल वाला कैसे देवा भरवाड़ को पहचाना, क्या किया, बिना वेरीफाई किए एक चीटर, एक धोखेबाज, गौ माता को धोखेबाज का वीडियो बनाया। कैसे बनाया? और मुझे कई विश्वस्त सूत्र से प्रकाश है, मुझे डाटा मिला है कि जो देवा भरवाड़ है ये कत्ल खाना गाय माता को भेजता है। ये कत्ल खाना को गाय माता भेजता है। मैं फिर से राइटिंग कर रहा हूँ, ये कत्ल खाना को देवा भरवाड़ ने गाय भेजता है। तो जब ये चीटिंग करता था, जब अमित दहिया चलते चलते यूट्यूब चैनल का सपोर्ट उसको मिल गया, उसका प्लेटफॉर्म उसको मिल गया हाईलाइट होने की, सेलिब्रिटी बनने की, तो वो वीडियो का वो फायदा लिया। कैसे? मुझे फिर से कॉल लगाया, बोला देखो मेरा वीडियो, मैंने जो लेक्चर दिया है, वो जो लेक्चर दिया है गौ माता के बारे में, वो जो दिया है, तो वो कोई उसको संदेह नहीं करेगा। वो जो भी कोई सोचेगा ये तो बड़ा ब्रीडर है और गाय माता को अच्छा से जानता है, परखना जानता है, जैसे सोने को परखना बढ़िया जानता है, इसी तरह ये गौ माता को अच्छा से परखता है और ये बहुत बड़ा गौ माता का जो ब्रीडिंग का मास्टर है। जब ये वीडियो मुझे दिखाया, बोला, मैंने बोला तुम्हारी चलते चलते यूट्यूब चैनल में आया, तो मैंने पहले मैंने बोला मैं चीटिंग नहीं करूँगा, भगवान का कसम लिया, श्री कृष्ण का कसम लिया, मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करता हूँ, आपके साथ में चीटिंग नहीं करूँगा। और मैं जब चीटिंग करता तो चलते चलते इतना बड़ा यूट्यूब चैनल में मेरा कैसे वीडियो आता। तो मैं भी सोच रहा, हाँ भाई सच बात है, क्योंकि जीतू भैया ने यूट्यूब चैनल में बहुत वीडियो डालते हैं, जो जीतू रिवलेशन यूट्यूब चैनल, उनसे तो कोई फ्रॉड नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये चलते चलते चैनल है और जीतू भैया ने मिलके भी बहुत वीडियो बना है। कहाँ पे बना है? जो उनका कोई गुरु था, उन दोनों मिलके वीडियो बनाए हैं। तो इतना बड़ा चैनल में उसका वीडियो आएगा, तो वो वीडियो का मुझे वो कॉल किया, फिर से बोला मैं चीटिंग नहीं करूँगा, आप मेरे से गाय ले सकते हो। उड़ीसा में कहीं पे गाय भेजा है, और वो डायरेक्ट नहीं भेजा है, वो गाय को बेचा था, राजस्थान में किसी लड़का को भेजा था, वो राजस्थान वाले लड़का ने उड़ीसा को गाय भेजा था। तो मैंने वो गौशाला का वीडियो बनाया था। वो वीडियो देखकर ये देवा भरवाड़ ने मुझे कॉल किया, ये तो मेरा गाय है, मैं तुमको गाय इतना में दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो भरोसा जमा। जब इस भरोसा का मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब चलते चलते चैनल में उसका वीडियो आ गया तो मेरा थोड़ा भरोसा देवा भरवाड़ के ऊपर हुआ, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल में उसका वीडियो आया। और जो अमित दहिया ने खुद बोला है अपने मुंह में कि जो नई गौ पालन करने के लिए चाहते हैं, चीटिंग का शिकार होते हैं गुजरात में, उस लोगों से पैसा लेके कम कीमत वाला जो अच्छा ब्रीड नहीं है वो उसको बेच देते हैं। तो ये जो लेक्चर दिया वो जो देवा भरवाड़ ने, मेरा भरोसा हो गया। और मैंने पहले उसको 20,000 दिया, 20,000 दिया, और वो मुझे
वो मुझे 2 बछड़ी का फोटो डाली पहले, मैंने उसको खरीदा, कम कीमत में खरीदा, मुझे वो ब्रीड देखा। लेकिन ये क्या करता है, एक फोटो दिखाता है, दूसरा ब्रीड खरीदता है। अच्छा फोटो दिखाएगा आपको लेकिन बुरा गोमाता खरीदेगा जो। तो ये मैं धीरे धीरे ऐसे करते करते 2019 का नवंबर के शुरू होने आसपास में, नवंबर शुरू हो ख़त्म होते एक बीच में, नवंबर का 15 तारीख 2019 का अंदर में मैंने उसको 8,80,000 भेज दिया था। और जब मैंने इतना पैसा उसको भेज दिया, वो मुझे ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ब्लैकमेलिंग कैसे स्टार्ट कर दिया ना, बोला मेरा लड़का का स्कूल एक्सीडेंट, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसा की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है। ऐसे मुझे झूठा मूठा बोल के पैसा धीरे धीरे मेरे से ले गया। और ये ऐसा क्या किया, ऐसा मेरे साथ क्या कौन सा फ्रॉड किया कि वो ऐसे चीटिंग करता है, उसको कोई कानून भी नहीं पकड़ पाता है, ये ऐसे चीटिंग करता है। और मैंने 2021 10 अगस्त 2021 2 अगस्त से मैंने 8 अगस्त को 2021 का 8 अगस्त 2021 को कामरेज पुलिस स्टेशन, सूरत के शहर में जो कामरेज पुलिस स्टेशन है, जो कामरेज रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ से पूछते कामरेज पुलिस स्टेशन पहुँचा। जब मैंने पुलिस स्टेशन में पहुँचा, एफआईआर लिखा, एफआईआर दिया। जब पुलिस स्टेशन में मैंने एफआईआर दे दिया, तो पहले वो एफआईआर नहीं रख रहे थे। मैंने बोला यहाँ पे एफआईआर 0 कर सकते हो, तो वो एफआईआर मेरे से रिसीव किए, मुझे बुलाए ऊपर, उनका ऑफिसर बोला जो अरविंद राठौर है, MM गिलतरस के साथ मुझे मिलके मुझे ऊपर बोला। बोला क्या, मैंने बोला ऐसे हुआ, मेरा पैसा लिया है, मेरे से चीटिंग किया है, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो बाद में पुलिस उसको कॉल लगाया, वो वकील के साथ, उसका वकील के साथ आया, मुझे उसका वकील बहुत पाठ पढ़ाया, ये होगा वो होगा, तुमने ये कर दिया, मेरा हमसे पैसा नहीं दे सकते ये बोले। मैंने बोला मेरे पास आपको जो पेमेंट किया हूँ उसका बैंक स्टेटमेंट है, इसी तरह आपने मेरे साथ चीटिंग नहीं किया है उसका डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो वो नहीं दिखा पाए, टाइम लेके गए, 2 दिन 3 दिन हो गया। मैंने फिर से जाके DYSP को मिला, SP सूरत के SP उसराडा से मिला, उनको भी एफआईआर कॉपी दिया और जो IG को भी कॉपी दिया। तो वहाँ से फॉरवर्ड का हुआ, मेरे पास मैसेज भी है अभी तक उसका, वो मैसेज भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। जो मैसेज हुआ है SP उसराडा की ऑफिस से, जो कामरेज पुलिस स्टेशन को जो केस को फॉरवर्ड किया गया है, उसका मेरे पास जो मैसेज आया था पुलिस स्टेशन का सिस्टम से, वो भी है। उसके बाद जब पुलिस के ऊपर प्रेशर हुआ तो पुलिस ने क्या किया, उसको बुलाया, बोला तुमने पैसा उसका दे दो, नहीं तो अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसकी बाद में ये देवा भरवाड़ का कॉल मुझे आया, बोला मुझे टाइम दे दो, मैं अभी बाहर में हूँ, मैं सूरत से अपनी गांव के गया हूँ, कम से 200 300 किलोमीटर दूर के गया हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर मत कर दो, मैं आपका पैसा दे दूंगा और आने जाने का खर्चा, तुमने जो उड़ीसा से सूरत आए हो करीब 1 महीना, मैं 2 अगस्त को 8 अगस्त को गुजरात 10 ट्रेन में बैठा था, उड़ीसा से गुजरात में पहुंचा 10 अगस्त को सुबह पहुंच गया था। पहुंचने के बाद कामरेज पुलिस स्टेशन में रहा, पुलिस स्टेशन वाले इतने गद्दार हैं, वो मुझे 2 दिन वहाँ पे रखने दिया, उसके बाद निकाल दिए पुलिस स्टेशन से। क्या भारत का संविधान ये अधिकार देता है कोई बेसहारा को पुलिस सहारा दे या ना सहारा दे, पुलिस स्टेशन निकाल दे? ये बेआईन कानून किया है कामरेज पुलिस स्टेशन वालों ने। वहाँ का पुलिस ऑफिसर MM गिलापुतर और अरविंद राठौर, ये दोनों पुलिस ऑफिसर कानून को बेचते हैं पैसा का रिश्वत लेके। जब खुद आरोपी ने मेरे को फ़ोन करके बोला मेरे ऊपर एफआईआर मत करो, मैं आपका पैसा दे दूंगा, और वो रिकॉर्डिंग आप सुनिए, हाँ देवा भाई बोलिए। हाँ संजीव भाई बोलो ना। क्या तुम वकील को बोल रहे थे 25,000 देने की बात कर रहे थे? हाँ
25,000 में कोई काम होता है क्या? आपको वकील ने पूरा नहीं बताया? नहीं तो तो पूरा पूछ लो ना, क्या बातचीत हुआ था वो तो आप पहले पूरा पूछ लो। वो तो बता रहे थे अभी 25,000 देने का और 8,80,000 का चेक देने का। हाँ, तो वो तो आप 100 दिन टाइम ले रही हो। वो तो मैंने, जो मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं, बोलो। मैं तो तुम्हारे लिए इसलिए बोला, देखो पुलिस केस होगा, मेरे को पुलिस पकड़ेगी, बराबर है, मैं वापस बाहर आऊंगा, कोर्ट में केस चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हमने सोचा चलो भाई नहीं जो भी भैया, हुआ, ऐसे मैटर नहीं को, भैया। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो संजीव भाई, हाँ, आप बोलो। किसी की बात नहीं सुनते हो ना, वही हाँ। आपको दिक्कत दे रहा है। हाँ, बोलो, आप पहले मेरी बात सुनो, बोलो। बराबर है, जो भी हुआ उसको क्लोज करना है, बराबर है। तो इसका ये बीच वाला रास्ता निकाला था, वो भी तुम्हारे वकील ने, मेरे वकील ने, दोनों ने मेरे को बोला कि वो भाई किसी बात को समझता नहीं है, बराबर है, बात छोड़ो, इसका बीच वाला रास्ता निकाल दो, मैटर खत्म हो जाएगा, बराबर है। फिर देखो, तुम नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? हम तो, ठीक है, तुम ठीक ऐसा है। बोलोगे कि मेरे को आज का आज दे दो, तो है ठीक ही है। नहीं तो हम तुमको देगा ना, सुनो। चलो। हाँ, तो आपने जो उसका रिकॉर्डिंग है आपने सुन लिया, ये फेक नहीं है। ये भारत की किसी भी साइंटिफिक लैब में, जो फॉरेंसिक लैब में ये टेस्टिंग हो जाएगा, उसका ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। तो आपने भी उसका वीडियो देखा है, जो चलते चलते चैनल में जो अमित दहिया का वीडियो में देखा है, और उसका वॉइस को इस वॉइस को मैच कर सकते हैं। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो खुद वीडियो बना था। और मैंने जो एफआईआर गुजरात सूरत में दिया था, आईजी के पास दिया था, उषा राडा को एसपी को दिया था, डीवाईएसपी को दिया था, उसका भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड नंबर, केस का रिकॉर्ड नंबर मेरे पास मैसेज था, आपको मैंने दिखाया। तो यहाँ पे सवाल आता है, यहीं से पुलिस का गर्दारी शुरू होता है। तो पुलिस ने जब उसको बोला उसको पैसा दे दो, मेरा वकील और उसका वकील में बैठ के बात किए पुलिस स्टेशन में, उसका पैसा लौटा दो, नहीं तो तुझे अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद मैंने कॉल किया और वो बात रिकॉर्डिंग हुआ और मैंने आपको सुनाया। उसके बाद जब ये हमारे नोटरी आए, पुलिस जो वकील के पास आए नोटरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, 8,80,000 का जो चेक देने वाला का डॉक्यूमेंट बनाने वाला था, 100 दिन के करीब, वो दीपावली तक देने के लिए तैयार था, जो अगस्त महीने से, तो उसका डॉक्यूमेंट बनने वाला था। और वो हिसाब लगाया के पुलिस से, मेरे से टाइम लेके वो पुलिस को रिश्वत खिला दिया है। ये मेरे पास, मैं अपनी दम से बता सकता हूँ, ये पुलिस रिश्वत खाया है। क्योंकि वहाँ का एक आदमी ने आया था, उसका फ़ोटो मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, देबा की तरफ से जो मध्यस्थी करने के लिए आया था, जो देबा के लिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे, इसलिए मेरे पास, मेरे वकील के पास वो आदमी आया था, जिसका फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसका नाम है कांजी भाई। ये पारडी, नई पारडी, सूरत के रहने वाला है। और ये देवा आया पहले, 2 दिन पहले आके पुलिस के साथ सेटिंग कर लिया। जब पहले से देवा भरवाड़ ने बोला, मेरा वकील, तुम्हारा वकील बैठ के बोले हैं उसका पैसा लौटा दो और चेक देने की बात की थी, तब ये आदमी आया और आदमी आके पुलिस के साथ ऐसा सेटिंग किया, ऐसा रिश्वत दिया। ये आदमी बहुत गद्दार है, क्योंकि मेरे से बात लेके, टाइम लेके मेरे को धोखा दिया है। और पुलिस को बताया 4 दिन टाइम लो, मेरे से टाइम ले गया 4 दिन टाइम लेते लेते देवा भरवाड़े ने कहीं से पैसा जुगाड़ करके, जो भी करके, इस आदमी के माध्यम से पुलिस को रिश्वत खिलाया। जब सब डॉक्यूमेंट आपने देखा, सब आपको मैंने पेश किया, सब डॉक्यूमेंट में सच्चाई है, मैं पुलिस को दिखाया, तब भी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। जब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, तब मैंने क्या किया? आप सोच रहे हैं क्या मैंने किया होगा? तब मैंने जो वहाँ पे एक थे, जो रिवर के पास जो डीवाईएसपी है, जाडेजा जी के पास गया। वो अगस्त के महीने में थे, 2021 अगस्त के महीने में थे। तो उनके पास मैंने गया, उनको सुसाइड नोट लिख के दिया, क्योंकि गुजरात में न्याय का व्यवस्था नहीं मिल रहा है, आम आदमी को यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिश्वत खा के और पुलिस ऑफिसर ने कानून को यहाँ पे बेच रहे हैं। तब मैंने उनको दिया सुसाइड नोट। मेरे मरने की जिम्मेदारी कामरेज पुलिस स्टेशन होगा, और गुजरात का पुलिस प्रशासन होगा, और गुजरात का पुलिस विभाग होगा, और गुजरात का सरकार भी होगा।
तब वो पुलिस अफसर क्या किया, बोले तुझे अभी मैं कस्टडी में लेता हूँ, तुझे अरेस्ट करता हूँ। लेकिन वो अरेस्ट नहीं किए, मेरा फ़ोन सीज नहीं किए। मैं बोलता हूँ फ़ोन सीज करने के लिए बोले थे, लेकिन फ़ोन सीज नहीं किए। मैं भी डरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, डरूंगा क्यों। तो बाद में क्या किया, वो अपनी फाइल निकाली, मेरा उड़ीसा को लेटर किए, उड़ीसा सरकार को लेटर किए, यहाँ पे एक आदमी आया है वो सुसाइड करने के लिए बोल रहा है। जब मैंने सुसाइड नोट लिखा तो वो पुलिस प्रशासन हिल गया, क्योंकि उड़ीसा का आदमी सुसाइड कर देगा तो मीडिया में आ जाएगा तो केस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब खुद को बचाने के लिए वो क्या किए, कामरेज पुलिस स्टेशन को भेजे, जहाँ DYSP पुलिस स्टेशन से कामरेज पुलिस स्टेशन है शायद 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर होगा। तो अपनी कार में बैठे कर वो उनका जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, उनके साथ भेजा। और भेजने के बाद क्या हुआ ना, मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन भेजा और घड़ागढ़ काम शुरू हो गया FIR रजिस्टर करने के लिए। लेकिन इतना प्रेशर आने के बाद भी जो MM गिलातर है, वो अरविंद राठौर है, ये दोनों पुलिस इतना भ्रष्ट है, इतना पैसा देवा भरवाड़ से खाया है जो कांजी भाई के माध्यम से, तो उसको अरेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किए। और वो क्या किए देखो, मेरे एक बात बोलता हूँ, कानून को ये कैसे बेचते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्या किए ना, जब मेरा ये आदमी पैसा खाया तो उसका एड्रेस कहाँ पे, उसका एड्रेस है कामरेज पुलिस स्टेशन के अंदर में, वो उसका एड्रेस आता है। तो FIR वहाँ नहीं होगा, FIR कहाँ होगा, मेरे ऊपर कोई FIR देने आएगा तो मेरा पुलिस स्टेशन के अंडर में FIR रजिस्टर होगा। मैं बोलूँगा मेरी गोडाउन अमेरिका में है, क्या पुलिस अमेरिका में केस रजिस्टर करेगा? ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा ही होता है। ऐसा गुजरात में नहीं होता, ऐसा उड़ीसा में नहीं होता है, लेकिन ऐसा रिश्वत खाने वाला पुलिस वाले, रिश्वत खाने वाला पुलिस ऑफिसर ऐसा ही करते हैं। और ऐसा ही बेआईन कार्य केवल गुजरात में होता है। और उसका ज़्यादा उदाहरण, उसका 100 डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और वो डॉक्यूमेंट क्या है, जब ने DYSP जाडेजा जी ने बोल दिए उसका FIR रजिस्टर करो और कार्रवाई शुरू करो, लेकिन MM गिलातर PI पुलिस इंस्पेक्टर और उसका जो असिस्टेंट है जो अरविंद राठौर ने मुझे पहले गाली दिया था, बैड लैंग्वेज में गाली दिया था। उसका शुक्र है मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं बनाया था, लेकिन उस ऑफिसर का रिकॉर्डिंग मैंने बनाया होता तो उसका क्या हालत होता ये भगवान जाने। तो मैं भी अभी बोलता हूँ, वो मुझे गाली नहीं दिया है तो भगवान का प्रसाद छू के कह दे मुझे गाली नहीं दिया है। उड़ीसा से तुमने आया हो ये करने के लिए, वो करने के लिए बैड लैंग्वेज में बोला है, वो भगवान का प्रसाद छू के कह दे, मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा। तो जब FIR रजिस्टर करने के लिए DYSP ने बोल दिया, ये DYSP जो PI पुलिस इंस्पेक्टर MM गिलातर और जो उसका असिस्टेंट है अरविंद राठौर, उनका ऊपर वज्र जैसे वज्र गिरा। तो ये दोनों क्या किए, पूरी कोशिश की, क्योंकि मैंने पुलिस के आँख के सामने रहूँगा 2 दिन, क्यों सुसाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या होगा, पुलिस के ऊपर कोई मतलब बड़ा हादसा हो जाएगा तो पुलिस वाले फंस जाएंगे। तो इसके लिए क्या मुझे ये पुलिस स्टेशन में अंदर में 2 दिन रखा। उसके बाद ये क्या किए, अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो रिश्वत तो खाए हैं MM गिलातर और जो उसका असिस्टेंट है अरविंद राठौर, ये दोनों रिश्वत खाए हैं। तो खुद को बचने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या किया, फिर से DYSP को कॉल लगाया मेरे सामने, बोले अरे सर वो जो देवा भरवाड़ का गोडाउन है वो जहाँ पे गाय रखता है, ये तो कोसंबा पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं होगा। मैं बोला आपने पढ़ाई किया है, नौकरी किया है, लेकिन रिश्वत खा के नौकरी को, अरे आपने कार्य को डाइवर्ट कर रहे हो, कानून को डाइवर्ट कर रहे हो, कानून को बेच रहे हो। क्यों? मैंने उसके ऊपर FIR किया। अरे मेरे तो पैसा लिया है, वो एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा लिया है, तो वो एक्सिस बैंक का अकाउंट कहाँ में है, सूरत में है, वही NH के साइड में है। तो FIR कैसे बाहर के स्टेट में होगा, बाहर के पुलिस स्टेशन में अंडर होगा, जिस अंडर में वो रहता है, जिस अंडर में मैंने अकाउंट में दिया है पैसा, वहीं पे होगा। देखिए ये आदमी जो देवा भरवाड़े, ये सूरत का जो पार्टी नई पार्टी का रहने वाला है, तो उसके ऊपर FIR कैसे बाहर के पुलिस स्टेशन में होगा, नहीं होगा। तो ये पुलिस वाला रिश्वत खाया है। तो आपने एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे घर उड़ीसा के पुलिस स्टेशन पिपिल के अंडर में आता है। जब मैं किसी के साथ बाहर राज्य के फ्रॉड करूँगा
तो मैं बहुत चीज़ कोरियर में भेजता हूँ। जैसे हीरामणि ग्रास होगा, आपको पता होगा, विश्व गौमाता सुरक्षा ने हीरामणि ग्रास बहुत भेजता है वो कोरियर से। जब मैंने किसी को हीरामणि चारा भेजने के लिए 1 लाख रुपये ले जाऊंगा, शायद 1 लाख रुपये नहीं, सच एक भारतीय संविधान किसी को नहीं बोलता है आप 1 रुपया भी किसी को चीटिंग करो। मैं किसी से 1 लाख रुपया लिया, मैंने उसको हरा चारा नहीं भेजा तो वो आदमी कहाँ पे आएगा? पीपल पुलिस स्टेशन आएगा, क्योंकि मेरा जो पीएस पड़ता है दांड मुकुंदपुर का पीपल पुलिस स्टेशन आता है। तो वो आदमी आके मेरे ऊपर एफआईआर लिखेगा वहाँ पे। लेकिन मैं शायद ऐसा नहीं तो करता, मैं तो किसी को लूटता नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी को रिश्वत दे के पुलिस को बोलता हूँ मेरे ऊपर एफआईआर मत करो, ये बाहर से कोई आदमी आया है चला जाएगा। तो पुलिस को रिश्वत मैंने दे दिया, जो मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं तो किसी को रिश्वत नहीं देता हूँ, इसका खिलाफ हूँ। तो दे दिया, तो पुलिस स्टेशन वाले क्या जुक्ति करेंगे उसके साथ? बोलेंगे अरे भाई तुमने जिसको पैसा दिया है उसका जो हीरामणि का ग्रास जो चारा देता है, जो हरा चारा जो सीड्स देता है, उसका वो होता है यहाँ पे नहीं होता है। कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। क्या पुलिस स्टेशन वाले अमेरिका जाके एफआईआर रजिस्टर करेंगे? बोलो नहीं करेंगे ना। एफआईआर अमेरिका के बाद छोड़ दो, वही 2 पुलिस स्टेशन के अंडर में, जैसे हमारी पोपिल है वो छोड़ दो, नीमापड़ा हो या बीबीएसआर भुवनेश्वर में हो, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे जो रेसिडेंट है, मेरा रहने वाला का जो एड्रेस है मेरा दांड मुकुंदपुर है, और दांड मुकुंदपुर के अंडर में जो पुलिस स्टेशन होता है वो पीपल पुलिस स्टेशन होता है। तो ऐसे पुलिस करेगा तो ये पुलिस भी खुद गुनहगार होगा, क्योंकि वो आरोपी को बचाने के लिए अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और यही गलत पावर इस्तेमाल किया है जो कामरेज पुलिस स्टेशन का जो पीआई, जो पुलिस इंस्पेक्टर है एमएम गिलातर, और उसका जो असिस्टेंट है अरविंद राठौर, जिसने मुझे गाली दिया था बैड लैंग्वेज में। और मैंने उसको पूछा तुमको कौन हक देता है मुझे गाली देने के लिए? तो वो अपनी मुंह चुप कर लिया, बोला मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। मैं बोला भगवान का नाम बोल दो, ऐसा नहीं बोल पाया वो, ठीक है। तो बाद में दिखेंगे जब कोर्ट चक्कर में होगा तो उसको मैं बोलूँगा प्रसाद चुके बोल, भगवान का प्रसाद चुके बोल, तू मुझे गाली नहीं दिया है, ठीक है। जब डीवाईएसपी कामरेज का जो डीवाईएसपी है जाडेजा जी, अगस्त के महीना 2000 अगस्त या सितंबर, ये जो महीना में जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे जो अगस्त के महीने में जो डीवाईएसपी थे उनका नाम है जाडेजा जी। फुल नाम उनका याद नहीं हो रहता है, जाडेजा जी। वो जाडेजा जी क्या किए, वो फाइल निकाले, वो फाइल में सिग्नेचर किए और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कामरेज पुलिस स्टेशन फाइल को भेज दिया मुझे कस्टडी में लेकर, क्योंकि मैं सुसाइड कर दूंगा तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले जाएगा, शायद मीडिया में आ गया तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा। तो मुझे कस्टडी में 2 दिन तक रखा कार्रवाई करने के लिए। उसी टाइम में ये रिश्वत तो खाए हैं एमएम गिलातर और जो उनका नाम है जो अरविंद राठौर, ये दोनों जो कांजी भाई है उनके माध्यम से रिश्वत खाए हैं। उसमें रिश्वत खाए हैं, वो रिश्वत खाए हैं इसलिए देबा भरवाड़ को बचाने के लिए जान जी लगा दिए, क्योंकि वो रिश्वत खाए हैं, वो भ्रष्ट, वो कानून को बेचे हैं, इसीलिए वो देबा भरवाड़ को बचाने के लिए फिर एक नई गेम खेले। वो तो नई गेम क्या है देखिए, वो नई गेम ऐसा है, फिर से फ़ोन लगाया अरविंद राठौर ने फ़ोन लगाया किसको? डीवाईएसपी जाडेजा जी को फ़ोन लगाया। साहब यहाँ पे वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ना? एफआईआर इसीलिए रजिस्टर नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो आदमी ने उससे गाय लेने के लिए जो पैसा दिया था, उसका जो पुलिस स्टेशन आता है, जो उसका जो गोडाउन है वो कोसंबा पुलिस स्टेशन के अंदर में है, जहाँ से 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर है कामरेज पुलिस स्टेशन से। मैंने उनको बोला ऐसे कैसे हो पाएगा? मैंने जिस आरोपी का ऊपर एफआईआर दिया है, मैंने उसका गोडाउन के ऊपर एफआईआर नहीं दिया, ऐसा तो नहीं होता। मैंने उसका बैंक अकाउंट में दिया है, गाय माता से लेना देना मेरा कुछ नहीं है। मैं उसके ऊपर, उसका गोडाउन अमेरिका में है, ये कहीं पे। जब मैंने उसको बोला उसका गोडाउन अमेरिका में होता तो क्या वो आप अमेरिका जाके एफआईआर रजिस्टर करते? तो वो मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। और बाद में क्या किए, एक पीसीआर ड्राइवर और एक जो उसका कांस्टेबल,
दोनों मुझे बैठा के लेके गए कहाँ पे, कोसंबा पुलिस स्टेशन। और कोसंबा पुलिस स्टेशन में हम गए, वहाँ पे वेटिंग करना पड़ा। उसके बाद वहाँ का आईआईसी, उनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो अगस्त के महीने में जो आईआईसी थे, वो डेंगा होकर, बहुत गोरा होकर एक आदमी है, वो उनके पास पहुँचे और वो आए, देखे केस क्या हुआ है। और एक बात, वो मुझे बहुत धमकाए, तेरे ऊपर बिना डॉक्यूमेंट गाड़ी लेने का आरोप में मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैंने उनको बोला आपने जो करना है आपको करो, मैं तो कानून के हिसाब से ही जाऊंगा। मैं संजीव दास मेरा नाम है, मैं कानून के हिसाब से जाऊंगा। आप मुझे अरेस्ट करो, जो भी करो, मेरा डरने वाला नहीं हूँ। तो वो जब MM गिलातर को, जो कोसंबा पुलिस से जो आईआईसी ने जो MM गिलातर को कॉल लगाया और बोला यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं होता, वो नहीं होगा, हम उनको वापस भेज देते हैं। इसके बाद में 10 मिनट 5 मिनट के बाद में जो अरविंद राठौर और MM गिलातर ने फिर से कॉल लगाया और ये सिस्टम में कॉल रिकॉर्डिंग होगा, जो कंप्यूटर सिस्टम में उनका कॉल रजिस्टर रिकॉर्डिंग होगा। उस दिन आधा घंटा 15 मिनट बात किया है MM गिलातर ने, जो MM गिलातर और अरविंद राठौर ने जो कोसंबा पुलिस स्टेशन का जो आईआईसी है उनके साथ आधा घंटा बात किया। और उनका फ़ोन में वो जो बोले मेरा फ़ोन में कॉल करते तो जो PI कामरेज का पुलिस स्टेशन का PI MM गिलातर का बात में रिकॉर्ड कर लेता। इसीलिए वो क्या किए ना, उनको फ़ोन किए, किसको, MM गिलातर ने कोसंबा पुलिस स्टेशन ऑफिसर जो आईआईसी है उनका फ़ोन में मुझे बात करने के लिए दिए। बोले देख भैया, तेरे से लेना देना हमारा कुछ नहीं है, मैं तुझे पूरी हेल्प करूँगा, तू यहाँ पे FIR मत रजिस्टर कर, ये कर, वो कर, मुझ कुछ कर। और बाद में मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, FIR यहाँ पे रजिस्टर करो। तो वो क्या किया है, MM गिलातर ने बोला तुम वहाँ पे FIR रजिस्टर कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला आरोपी एक इलाका का है और मैंने एक इलाका का, कहाँ का न्याय का व्यवस्था आपने मुझे बोल रहे हो। तो उसका जवाब कुछ नहीं दिए। बाद में वो मुझे बहुत धमकाया। कौन धमकाया, वो जो MM गिलातर का बात में आके जो कोसंबा पुलिस स्टेशन है उसका आईआईसी मुझे बहुत बोला, तुझे मैं बिना लाइसेंस में गौ माता लेता है, बिना कागजात में गौ माता लेता है, तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। मैंने बोला मैं गाय नहीं लिया हूँ, मुझे अरेस्ट कैसे करना है करो, तुझे यह कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। मैंने बोला मैं डरने वालों से नहीं हूँ, मैं लड़ाई करने वाले से हूँ। तो वो क्या किया, और मैंने उसका अत्याचार सह के अंदर में पूरी टूट गया। बोला ये भगवान, हे भारत माता, देखो तुम्हारी इस मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में जिस देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को से बचाने के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया था, क्या मैं अपनी खुद का काम के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। इसी हौसले के लेकर मैंने बोला आपको मर्जी जो करना है करो, जो करना है करो, मुझे आपसे डर नहीं लगता। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से कामरेज पुलिस स्टेशन से कॉल गया, तो आप FIR रजिस्टर करो, ये करो, वो करो। वो बोला FIR तुम्हारी यहीं पे रजिस्टर होगा। मैंने अंदर से टूट गया, भगवान को बोला प्रभु मुझे बचा दो, किसी मतलब धर्म को बचाओ। तो वहाँ पे प्रभु के अवतार में एक ऑफिसर को, 2 ऑफिसर को मुझे सैल्यूट होगा। यहाँ से मैं अपनी अंदर से ऐसे भारत माता के लड़ाकू पुलिस ऑफिसर को मैं सलाम मारता हूँ, जो कोसंबा पुलिस स्टेशन में उस समय ड्यूटी में थे। तो वो दोनों क्या बोले, देखो सर, जो उनका आईआईसी को बोले देखो यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं होता, आप कोसंबा पुलिस, जो आप कामरेज पुलिस स्टेशन PI पुलिस इंस्पेक्टर MM गिलातर को मना कर दो। तो वो मना कर दे, यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं हो सकता। लेकिन पहले MM गिलातर के बाद में मुझे बहुत धमकाया, तुझे मैं अरेस्ट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर, भगवान, मैंने उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको लंबी उम्र का प्रार्थना करता हूँ। वो दोनों भगवान के अवतार में मुझे बचाया। कैसे बचाया, बोले MM गिलातर को बोलो, जो कोसंबा पुलिस स्टेशन आईआईसी को बोले, आपने MM गिलातर को बोलो अमेजन से हो, फ्लिपकार्ट से हो, कोई भी चीज़ खरीदा जाता है,
तो जब कोई आदमी उसका चीटिंग होता है, जब वो केस करेगा, वो क्या जाकर अमेरिका में केस करेगा, क्योंकि उसका गोडाउन अमेरिका में है, वहाँ पे जाकर केस करेगा? वो बोले नहीं करेंगे। तो वैसे ही जब एक आरोपी का घर कामरेज पुलिस स्टेशन के अंदर में सूरत में आता है, नई पार्टी में आता है, तो वो एफआईआर कामरेज पुलिस स्टेशन में क्यों रजिस्टर नहीं होगा और यहाँ पे कोसंबा में क्यों रजिस्टर होगा? ये तो कानून नहीं लिखा है, क्योंकि जिसका इलाका जो पुलिस स्टेशन अंडर में आता है एफआईआर वही रजिस्टर होगा। तो इसके बाद में वो दोनों पुलिस ऑफिसर मुझे भरोसा दिए, आप डरो मत, आपका कुछ नहीं होगा, हम आपको वचन देते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक लिखा पढ़ी हुई, मैंने जो बोला वो लिखा पढ़ी हुई, वो स्टेटमेंट में मैंने सिग्नेचर किया और वो डॉक्यूमेंट कोसंबा पुलिस स्टेशन में अभी भी मौजूद है, फाइल में मौजूद है। मैंने सिग्नेचर किया और वो मुझे रेफर फिर से रेफर किए, कहाँ पे? कामरेज पुलिस स्टेशन को रेफर किए। लेकिन उसी बीच वहाँ पे जो गए थे, जो पीसीआर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है और उसका जो कांस्टेबल होता है, ये दोनों ने बहुत अपनी फ़ोन से बहुत जान जी लगा दे उसका पुलिस यही कोसंबा पे रजिस्टर हो जाए। मैंने उनको बोला, अरे भाई तुम दोनों तो पीसीआर गाड़ी चलाते हो, आप एमएम गिलातर के बात में ऐसे क्यों भड़क रहे हो? मुझे यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर के क्यों आप दबाते रहे हो? क्यों मुझे प्रेशर कर रहे हो? वो दोनों बोले, अरे हम तो जूनियर ऑफिसर है, एमएम गिलातर हमको जो बोलेगा हम उसका करेंगे, नहीं तो हमारी नौकरी के प्रति खतरा है। मैं बोला ऐसा ही काम करते रहो, भारत माता के साथ गद्दारी करते रहो, उनको ये बोला। बाद में वहाँ पे लिखा पढ़ी हो गई, दो ऑफिसर वो बोले आप यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, आप स्टेटमेंट लिख दो, हम आपको फिर से कोसंबा पुलिस स्टेशन से कामरे पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड करवा देंगे। तो बाद में वैसा ही हुआ, मैंने स्टेटमेंट लिखा, सिग्नेचर किया और बाद में वो मुझे कामरेज पुलिस स्टेशन भेजे। और वही पीसीआर गाड़ी में खुद कोसंबा पुलिस स्टेशन का आईआईसी आए और उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन का जो सीसीटीवी लगा है वहाँ पे मिलेगा। वो डाटा डिलीट नहीं हुआ होगा, तो अब नहीं, जो वहाँ पे नहीं मिलेगा तो टोल गेट के कहीं भी टोल गेट है वहाँ पे रिकॉर्ड मिलेगा। वहाँ पे ना मिला तो कामरेज पुलिस स्टेशन में जब सीसीटीवी लगा है वहाँ पे भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। वही पीसीआर अभियान में जो कोसंबा पुलिस स्टेशन का जो आईआईसी खुद वो गाड़ी में आए थे, मुझे रास्ते में बुझाया। मैं बोला ऐसा नहीं होता है, ये सब कानून को बेचने के लिए सब काम कर रहे हो। वो हमारे साथ आए और हम दोनों आए और कामरेज पुलिस स्टेशन में वो जो पीआई पुलिस इंस्पेक्टर रूम का जिसका रूम है, जिसका चैम्बर है, उसमें बैठे। और बाद में वो पुलिस ऑफिसर ज़बरदस्ती मेरा जो कांस्टेबल गया था पीसीआर में, उसको बोला उसका मोबाइल छीनो, इससे मेरा मोबाइल छीना, बोला पासवर्ड दो। मैं बोला आपने मेरी गलत फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि आपने मेरी जो हक है, कानून जो हमको देता है प्राइवेसी, उसके खिलाफ आपने ये काम कर रहे हो। तो वो क्या बोला, एमएम गिलातर हंसा, अरे हंसा, पहले धमकी दिया तेरा मोबाइल उसका ले, उससे फ़ोटो निकाल, ये कर वो कर। लेकिन मैं पासवर्ड नहीं दिया, तभी मेरा फ़ोन वापस मुझे कर दिया और फिर उस दिन मुझे कस्टडी में रहना पड़ा, फिर से कस्टडी में रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि मैंने जो सुसाइड नोट लिखा था वो पुलिस के ऊपर गले का फंदा अभी तक बना हुआ है। बाद में उसके बाद में वो क्या किया, मुझे गुजराती नहीं आता है, मुझे झूठ बोल के पीसीआर में लेके बोले आपको यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होगा। मैं तो गुजराती मुझे आता नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे से मेरा आधार कार्ड, मेरा डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे एक कोर्ट है, वो कोर्ट वाले के पास मेरा नंबर नहीं है, लेकिन वो मेरा पहचाना वाला है। वहाँ पे मुझे झूठ बोलकर मुझे बेल करवा दिया। जो मैंने दिया था, जो सुसाइड नोट दिया था, मुझे बेल करवा दिया। लेकिन मुझे बोला गया तुम्हारी एफआईआर यहाँ पे कोर्ट में रजिस्टर होगा, लेकिन वो कोर्ट शायद है, लेकिन वो कोर्ट में एफआईआर रजिस्टर नहीं करने के लिए मुझे गए थे, मुझे बेल करने के लिए। मैंने जो सुसाइड नोट लिखा था पुलिस के खिलाफ, उसको बेल करने के लिए मुझे लेके गए, वहाँ पे मुझे बेल करवा दिया। मैंने बोला एफआईआर मुझे रजिस्टर नहीं हुआ क्यों? तो मैंने नहीं जान पाया।
फिर से वहाँ पे दस्तखत मार के मेरा आधार कार्ड से दिया, सिग्नेचर मार के फिर से कोसंबा कामरेज पुलिस स्टेशन आए। और वहाँ पे आने के बाद और गिलातर और जो पीआई जो वहाँ का जो पुलिस जो जूनियर है उसका जो जूनियर है वो अरविंद राठौर ने मुझे बोला आपका काम ख़त्म हो गया, आप अभी पुलिस स्टेशन से बाहर जाओ। मैं बोला मैं नहीं जा सकता पुलिस स्टेशन से, क्योंकि रहने के लिए कुछ घर नहीं है। तो वहाँ पे एक कांस्टेबल है, उनको मैंने जानता हूँ, वो पहचान देंगे, मैं पहचान दूंगा उनका फ़ोटो देखकर। तो वे बोले आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। क्यों नौकरी चला जाएगा ना, गिलातर और अरविंद राठौर के नीचे में काम करता हूँ, मैं उनका नीचे वाला ऑफिसर हूँ। मैं आपको मैं अंतर से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, ऐसे किसी के साथ ना किया जाए, ऐसे रात में किसी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि कोई हादसा हो जाएगा तो जान जा सकता है। लेकिन वो बोले मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, मैं अंतर से भाषण, लेकिन ऑफिशियली उनके जूनियर हूँ, तो मैं आपको ऑफिस से बाहर निकालूंगा। और वो मुझे बाहर निकाल दिए। तो मैं वहाँ पे जाके एक मंदिर में बैठा, बाहर में बैठा। तो बाद में क्या हुआ, उसके बाद उसका नेक्स्ट डे मैंने फिर से उषा राडा के पास गया, और उषा राडा के पास जाके मैंने उनको सारी सच्चाई बोला, जिनका वीडियो अभी गुजरात न्यूज़ में वायरल हो रहा है। जो आईपीएस ऑफिसर उषा राडा है, वो ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई ऑफिसर नहीं है। मैं ये वीडियो के माध्यम बोला, वो सच्चाई ऑफिसर होते तो ओडिशा से गया एक लड़का, एक 32 साल 33 साल का लड़का को वो न्याय नहीं देते। वो सब मिल के कानून को बेचा है। क्यों बेचा है मैं उसका बता रहा हूँ आपको। जब मैंने उनके पास पहुँचा, मैंने बोला देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, यहाँ का पुलिस वो रिश्वत लेके ये कर रहा है, मुझे ज़बरदस्ती प्रेशर कर रहा है, क्योंकि तुम स्टेटमेंट में सिग्नेचर मारो। मैंने बोला मैं तो एफआईआर करता हूँ, मैंने एफआईआर अर्जी लिखाया, एफआईआर लिखाया है, तो मैंने एफआईआर में सिग्नेचर किया, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्यों सिग्नेचर किया? क्योंकि वो उसका जो देबा भरवाड़ का वकील और उसका रिश्वत देने वाला 2-4 मिलके मेरे खिलाफ डॉक्यूमेंट बना लेते, मैं उससे पैसे पाने का हकदार नहीं हूँ। इसके बाद क्या हुआ, उषा राडा ने मुझे खुद बोला। और एक बात, सबसे बड़ी घोषणा मैं करता हूँ, जब गुजरात में कोई पुलिस ऑफिसर के पास आप जाओ दिखा करने के लिए, बड़े ऑफिसर जो भी हो, वो गिलातर हो, जो भी हो, वो सब बोलते हैं मोबाइल बाहर के रख के आओ, मोबाइल अपने। अरे भाई, हम आपके बोलता हूँ, आप कानून को पालने के लिए आप पब्लिक सर्वेंट हो, साधारण लोगों का काम करने के लिए आपको कानून हक दिया है। आप पब्लिक सर्वेंट हो, अर्थात जनसेवक हो, आप लोगों के लिए काम करते हो। तो आपका इतना दम कहाँ से आया, आपका इतना औकात कैसे आया? आप आम आदमी को, आप साधारण आदमी को बोलते हो फोन बाहर में रखा हो, क्यों? क्योंकि आपकी सच्ची पकड़ा जाएगा। तो मैंने बोला वो जो वहाँ का जो वेटर होता है, जो पुलिस स्टेशन का जो पानी जो खाना पुलिस ऑफिसर को परसते हैं, वो क्या बोले, भैया देखो आपका एड्रेस लिख के दो। मैं वो एड्रेस लिख के दिया, और आपने दोनों का दोनों फ़ोन बाहर रखो, फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। तो मैंने दोनों का दोनों फ़ोन अंदर में रखा है। फ़ोन अंदर में लेता तो उनका बात रिकॉर्डिंग करता, लेकिन ये सब भ्रष्ट ऑफिसर हैं, ये सब झूठ को दबाते हैं, सच्चाई को दबा के झूठ को प्रमोट करते हैं। इसलिए मेरा फ़ोन बाहर में रखा, उनके पास गया, मैंने बोला देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये आदमी रिश्वत दे के पुलिस को प्रेशर कर रहा है वाइट पेपर में स्टेटमेंट में सिग्नेचर मारने के लिए। तो उषा राडा ने मुझे बोला आप कहीं पे सिग्नेचर मत करो, मैं एफआई का कार्रवाई शुरू करता हूँ। तो हुआ, वहाँ से मैंने आया, तो उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है, जो उषा राडा जी का एसपी ऑफिस का, उषा राडा का, जो 18 लाइन के पास है, तो वो मुझे बोला आपका डॉक्यूमेंट मुझे दो। वो डॉक्यूमेंट मैंने दिया था, जो 11 अगस्त 2021 को मैंने दिया था, वो निकाले, फाइल में सिग्नेचर किए, और फ़ोटो खींच के फाइल ट्रांसफ़र किए, किसको? फिर से गिलातर को ट्रांसफ़र किए, आप एफआईआर रजिस्टर करो, उषा राडा ने बोला। लेकिन मुझे बोले आप वहाँ पे रहो, बाहर से आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, पुलिस स्टेशन से आपको बुलावा आएगा जब तुम पुलिस स्टेशन जाओ। एक दिन गया, मैंने फिर से जो असिस्टेंट को कॉल किया, उषा राडा को, ये जो उषा राडा का असिस्टेंट है, भाई साहब मतलब अभी तक पुलिस स्टेशन से नहीं बुलावा आ रही है, फिर रजिस्टर करें ना, ठीक है मैं कॉल करके बताता हूँ। वो फिर से कॉल कर बोला ना, अभी थोड़े देर में बुलाएंगे आपको।
फिर से नहीं बुलाए तो एक दिन चला गया, ऐसे नहीं बुलाए, मैंने फिर उनको कंप्लेन किया आप बुलाएंगे, तो ऐसे 2-3 निकल गया, वो नहीं बुलाए। इसके बाद फिर से बोले आपका वही उषा अड्डा का जो असिस्टेंट है, बोले आपका एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता। मैं फिर से उनके पास गया, उनको मिला ना, आपका एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर नहीं, ना क्यों नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका गोडाउन, मैं बोला गोडाउन अमेरिका में होगा, आप अमेरिका में एफआईआर रजिस्टर करोगे? तो नहीं, बोला ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे होगा। मैं बोला आप कानून को बेचते हो, आप कानून का हेल्प नहीं करते हो, आप कानून को सपोर्ट नहीं करते हो, आप कानून को मानते नहीं हो, कानून को सिर्फ बेचते हो, और आपने पेट पालने के लिए यहाँ पे आप नौकरी किया है, देश सेवा करने के लिए आप नौकरी नहीं किया है। देश सेवा के लिए आप नौकरी किया है, तो मैं यहाँ पे उड़ीसा से आके संजीव दास ने यहाँ पे रास्ते में भटक नहीं रहा था। गुजरात कामरेड शहर में सबको पता है मैं उड़ीसा से आया हूँ, मुझे सब हेल्प किया है, लेकिन सब बोले यहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ का जो कामरेज पोजीशन है, ये रिश्वतखोर में सबसे नंबर 1 है। और आपको बता दूंगा, जो उसी टाइम में जो सीएम थे गुजरात के, वो अपनी मुंह में स्टेटमेंट में बोले थे गुजरात का सब पुलिस ऑफिसर रिश्वत खाते हैं और रिश्वत के लिए अपने मान सम्मान भी बेच देते हैं, कानून को बेच देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर से गया, मैंने वो जो उषा अड्डा का जो असिस्टेंट है, वो बोला आपका रजिस्टर यहाँ में क्यों नहीं होता, बहुत तर्क हुआ। तो मैं बोला ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ ना, आईजी के पास जाता हूँ। मैं बोला ठीक है, आप कानून को कैसे बेचते हो? उषा अड्डा, मैं वीडियो के माध्यम में बोलूँगा, उषा अड्डा की दिखाने के लिए एसपी हैं, लेकिन उनका काम में कोई एसपी वाला दम नहीं है वो, क्योंकि जब उषा अड्डा ने ऑर्डर दिए थे कामरेज पुलिस स्टेशन में डीवाईएसपी के बाद, वो भी ऑर्डर दिए वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, लेकिन एमएम गिलातर और अरविंद राठौर ने इतना पैसा खाया है, वो यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। बाद में मैंने कंप्लेन लेके वहाँ पे गया, वो पूछा तो उनको, वो जो उषा अड्डा का जो असिस्टेंट है, मैंने उनको बोला एसपी के नीचे पीआई है या पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस के इंस्पेक्टर के ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे एसपी है? तो वो मुझे जवाब नहीं दिया। मैं बोला तुम्हारी यहाँ पे कानून को ऐसे कैसे बेचते हो, कानून को ऐसे कैसे बेचते हो, क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका औकात नहीं है, कानून को बेचता है, रिश्वत खाता है, उसका ऑर्डर यहाँ का एसपी पालन कर रहे हैं, यहाँ का आईजी पालन कर रहे हैं, ऐसा कैसे यहाँ का डीवाईएसपी पालन कर रहा है? ऐसे तो उड़ीसा में नहीं होता है, ऐसा गुजरात में होता है, क्योंकि यहाँ पे रिश्वत ज़्यादा खाते हैं। तो वहाँ पे मैंने बोला आपको कानून में कार्रवाई करूँगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने कहाँ पे आया, उसके बाद उषा अड्डा जो पुलिस एसपी 18 लाइन के पास है, उसका पास में 15-20 मीटर के पास में जो उनका आईजी का पुलिस स्टेशन है, आईजी पुलिस बैठे, मैंने उसके पास गया, नीचे बोला, मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट ली, उनके पास गया, मैंने बोला मेरा एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुआ है? जब डीवाईएसपी ने बोला रजिस्टर करो, एसपी ने बोला रजिस्टर करो, सब अपना बात फिर से मतलब वापस ले रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं करने ना। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। वो मेरे सामने कॉल किया, किसको कॉल किया? एमएम गिलातर को कॉल किया, अरे आपने ये उड़ीसा से जो आदमी आया है उसका एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं करो? तो बहुत बात पाठ पड़े, अरे भाई एमएम गिलातर ने आईजी को बोला वो आदमी का गाय लिया है जो उसका गोडाउन है, जिसका देवा भरवाड़ का गोडाउन है कोसंबा, वहाँ पे रजिस्टर होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर से वापस आया, ये सब बिका हुए पुलिस स्टेशन पुलिस वाले हैं, ये सब कानून को बेचते हैं और ये देश सेवा के लिए ये नौकरी नहीं किए हैं। जितना बड़े बड़े इंटरव्यू बोलते हैं, उषा अड्डा ने, मैंने उनका बहुत यूट्यूब वीडियो देखा, वो सब बोलते हैं लेकिन काम में कुछ नहीं करते हैं। वो कोई लोगों के लिए उदाहरण नहीं है, उनको देख के लोग एसपी बने, डीएसपी बने, आईएएस ऑफिसर बने। मैं जो भी आपने आइकॉन मान रहे हो उषा अड्डा को, ऐसा मत मानो, वो रिश्वतखोर है, क्योंकि वो कानून को बेचते हैं। और मेरे पास सबूत है, वीडियो में मैंने सबूत दिया, सब कुछ सबूत दिया। और बाद में मैं फिर से आया, कहाँ पे आया, वहाँ से लौट के मैंने फिर से आया और मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है। अभी मैंने सब ऑफिसर को नोटिस करने के लिए सेक्शन 160A नोटिस करने के लिए नंबर मांग रहा हूँ। मेरे पास उषा अड्डा का नंबर है, एसपी डीवाईएसपी जाडेजा जी का नंबर है, नहीं है, लेकिन वहाँ का जो नया डीवाईएसपी वो नंबर उनका नहीं दे रहे। उसके बाद जो आईजी जो हेल्पलाइन नंबर है उनको मांगा, जो
आईजी का नंबर दे, वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरा है, एक आधा घंटे का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो भी मैं पब्लिश करूँगा बाद में, एक बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ से मैंने आया, उनको जवाब दिया यहाँ का कानून व्यवस्था भला नहीं, अच्छा नहीं है, गुजरात का कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है। सब पुलिस ऑफिसर बेचा जाता है, कानून को बेचते हैं, और जो न्याय पाने के लिए हक है उसको ठोकर खाना पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर से आया, कहाँ पे आया, मैंने फिर से आया जो उसर अड्डा के जो असिस्टेंट के पास। मैंने बोला साहब अब क्या करना है ना, आपका अभी रजिस्टर होगा कोसंबा पुलिस स्टेशन में, रजिस्टर होगा। मैंने बोला कोसंबा पुलिस स्टेशन ने केस को रिजेक्ट करके मुझे फॉरवर्ड किया था यहाँ पे, क्योंकि कोसंबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरोपी का घर कामरेज पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, और जब भी कहीं पे एफआईआर रजिस्टर होगा वो कामरेज पुलिस स्टेशन के अंडर में होगा ना। नहीं ऐसे नहीं है। मैं उनको मुंह पे डायरेक्ट बोला, आपने सब ऑफिसर एमएम गिलातर और अरविंद राठौर के पास जा रहे हो, क्योंकि वो रिश्वत खाया है और उसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, बोल के वहाँ से आया। और 16 सितंबर को मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि वो बोले आपका एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। वो 2 ऑफिसर वहाँ पे बैठते, मेरे साथ बहुत जुक्ति किए, ये किए वो किए, आपका एफआईआर सर, आपको उड़ीसा में भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोला उड़ीसा का पुलिस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सूरत का एक बहन को उड़ीसा गंजाम का एक लड़का लव करके उसको फंसा के शादी नहीं किया और उड़ीसा चला गया, लेकिन वो बहन ने उड़ीसा गया, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर किया, उसका हुआ। वो लड़का को 700 किलोमीटर आंध्र प्रदेश से अरेस्ट किया गया। तो उड़ीसा का पुलिस कैसे अच्छा नहीं है? आपने बोला रिश्वत खाने वाला पुलिस उड़ीसा ऑफिसर है, और वहाँ पे फिर रिश्वत खाते हैं, इसीलिए आपने गुजरात आए हो एफआईआर रजिस्टर करने में। बोला भारत संविधान ये अधिकार देता है, आप किसी भी जगह में एफआईआर 0 रजिस्टर कर सकते हो। तो वो मेरे मुंह से नहीं लगा, मुझे अवॉइड किया। उसके बाद मैंने उसको बोला अभी क्या होगा। वो बोला आपका रजिस्टर जो आपका एफआईआर है वो कोसंबा में रजिस्टर होगा, कामरेज में नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, आप रिश्वत खा के ये सब काम कर रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँगा ना, तुम वेटिंग करो। कहाँ पे वेटिंग करूँगा? नहीं ऐसे नहीं बता सकते, आप पुलिस स्टेशन में रहो या वहाँ पे होटल पे रहो, हम नहीं बता सकते, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। मैं कितना दिन वेट करना पड़ा, वो तो नहीं बताए। मुझे आखिर में जवाब दिए आपका एफआईआर रजिस्टर होगा तो कोसंबा पुलिस स्टेशन में होगा। मैं बोला ये बेआईन है, ये कानून को बेचने वाला बात है। तो उसके बाद मैंने 16 सितंबर 2021 को कामरेज पुलिस स्टेशन के अंडर में जो जहाँ पे रहता था वहाँ से निकला। कहाँ पे निकला? मैंने गया जो गिर सोमनाथ जंगल को, वहाँ पे गया, मेरा जो गौशाला वहाँ पे है उसको देखा। उसके बाद भावनगर गया, भावनगर में गुरुआ माता का वीडियो बनाया। फिर से गुजरात वाली जो मोदी जी की राज्य है, मोदी जी जहाँ पे मुख्यमंत्री थे, अब अभी देश का प्रधानमंत्री है, वहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिला। और रास्ते में थाने में ठोकर खाते एक आदमी बिना न्याय पाते, बिना रिश्वत के आगे अपना मुंह झुका के उड़ीसा लौटा आने के पहले बाद में जब मेरा वकील वहाँ पे कोर्ट के जो कामरेज पुलिस स्टेशन के सामने उनका ऑफिस है, और उनसे बात हुई, वो बोले एक काम करो, हम कोर्ट में एफआईआर करेंगे। जब कोर्ट में एफआईआर करेंगे तो इंक्वायरी बैठेगा, ये सब पुलिस ऑफिसर सस्पेंड होंगे। मैं बोला ठीक है ना, आप पैसा अरेंज करो। मैं बोला ठीक है, कितना खर्चा है ना, कोर्ट में इतना फीस आ रहा है। और वो वकील बहुत अच्छे हैं, मुझे वो खर्चा का ऑटो का किराया देने के लिए 5 रुपये दिए थे। मैं वीडियो माध्यम में बोलता हूँ, जो एसएस जो वहाँ का जो पुलिस के सामने जो वकील का ऑफिस है, वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, मुझे खाना दिए, रहने के लिए दिए, बहुत अच्छा आदमी है, वो मुझे बहुत हेल्प किए। लेकिन उनको कामरेज पुलिस स्टेशन एमएम गिलातर और अरविंद राठौर ने बोला ये उड़ीसा से आया है, तुम इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, नहीं करो, उनको वापस कर दो। तो मैं बोला सर मेरा जो कोर्ट में एफआईआर देने के बाद क्या हुआ ना, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता, आप दूसरी वकील कोई ढूंढो, मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत निराश हुआ और वहाँ से उड़ीसा चला आया। वहाँ से
गिर सोमनाथ गया, गिर सोमनाथ से भावनगर गया और भावनगर से उड़ीसा आया। और पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास सब है। और यहाँ पे मैं देश की आइन व्यवस्था को, देश की कानून व्यवस्था को और नरेंद्र मोदी जी को ये निवेदन करता हूँ कि गुजरात में कानून को बेचा जाता है, गुजरात का पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट है और वहाँ का DYSP जो कामरेज पुलिस स्टेशन सूरत का, जो ग्रामीण का DYSP से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर MM गिलातर से लेकर और जो उसका जूनियर है अरविंद राठौर से लेकर और SP उषा राडा और IG जो कामराज सूरज का जो IG है, सब भ्रष्ट हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। और वीडियो के माध्यम में बताता हूँ, जो भी उनका वीडियो देख के आप सोच रहे हो ये अच्छा पुलिस ऑफिसर है, ये अच्छा आइकन है जो IPS बनने के लिए, ये ऐसा नहीं है। ये सब गद्दार है, ये कानून को बेचते हैं और कानून का छोटा ऑफिसर के बाद ये बड़ा ऑफिसर मानते हैं। यही है कानून को बेचने की कला व प्रक्रिया। और मैं निवेदन करता हूँ नरेंद्र मोदी से, कानून व्यवस्था को, जब ऐसे भारत में कोई कानून का अपनी धन जीवन बचाने के लिए कोशिश करेगा, उसको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, वो क्या कर सकता है? वो किसका सहारा ले सकता है? वो ले सकता है मीडिया का। और वहाँ का एक मीडिया मेरे सामने आए। जब मीडिया मेरे पास आए, वो बोले डोंट वरी, आपका केस हम सॉल्व कर देंगे और जो अरविंद राठौर के नाम में हम अर्जी लिखेंगे और उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक दिन गया मैंने उनके पास, वो मुझे ऑफिस में बसाया, बिस्किट खिलाया और बोले चलो अभी SP के पास जाते हैं। SP के पास जब जाने के बाद उसका रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गया और वो निकलते के लिए टाइम हो गया, तो उस दिन हम SP के पास नहीं गए। तो वो सांबादिक क्या किए ना, आप एक काम करो, कुछ दिन हमारी भाई का जो पानी का सप्लाई होता है, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने का वाटर, वहाँ पे काम करो, थोड़ा कमाई हो जाएगा। मैं बोला मैं यहाँ पे कमाई करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा पैसा को मेरा वापस लेना आया हूँ। तो ठीक है। तो उस दिन SP के पास नहीं गए, वो फिर से मुझे आके कामरेज पुलिस स्टेशन जो वकील के पास छोड़ दिया और मेरा वकील से बातचीत किए। और मेरा जो वकील मुझे पहले मना कर देते थे, यहाँ पे कोर्ट में आपका मैं FIR रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा, आप दूसरा कोई वकील को ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ का जो MM गिलातर और अरविंद राठौर ने मुझे प्रेशर कर रहे हैं, ये उड़ीसा का आदमी का, आप कोई हेल्प नहीं कर रहा हो, नहीं करो, आप उसको वापस कर दो। तो वो मीडिया ने, वो जो पत्रकार ने उनके से बात किया, बोला ठीक है तुम्हारी काम हो जाएगा। मुझे उस दिन लिए थे, वो वापस आ गए, वो वकील से बात किया और बाद में जब बोला आप दूसरा दिन मेरा ऑफिस जाओ, तो वो जो सूरत में जो कामरेज के पास एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे गुजरात लायंस और 2-3 मीडिया के काम करते हैं। तो मैंने उनके पास गया, तो वो मेरा सब डॉक्यूमेंट देखे और देवा भरवाड़ का नंबर मेरे से लिए, उनका नाम भी मैं मेंशन करवा दूंगा। वो नंबर मेरे से लिए, बोले आपका कोई नहीं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उस रात में क्या हुआ, देवा भरवाड़ को वो कॉल लगाए, वो देवा भरवाड़ ने अपने उनका पैर पड़ गया होगा और रिश्वत भी दिया होगा, क्योंकि रिश्वत का ही ये गंध आ रही है, रिश्वत का बदबू यूँ आ रही है। क्योंकि जब दूसरा दिन मैंने उनके पास गया, वो जो पत्रकार के पास गया, गुजरात लायंस का जो एजेंट है, उनका ऑफिस है, मैं दिखा दूंगा, सूर्या कॉम्प्लेक्स में उनका ऑफिस है, वो गुजरात का वो एक बहुत बड़ा ऑफिस है, 2-4 दिन मीडिया में के काम करते हैं। उनके पास गया तो वो मुझे डायरेक्ट बोले अरे आप यहाँ मत आओ। मैं बोला क्यों, आपने कल बोला था आप उषा राडा के SP के पास जाएंगे ना, ठीक है हम टाइम लिए हैं और जब आपको फ़ोन करेंगे तब आगे। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैंने बोला आप क्यों फ़ोन नहीं करे, फिर से उनके ऑफिस गया, तो वो बोले हमारे बहुत काम है, आप ये काम हमें नहीं कर पाएंगे, तब आप चला जाओ। तो इसमें क्या आपको पता चलती है, तो ये जो मेरे से नंबर लिए थे, मेरे से लिए थे, आपने FIR करोगे बाद में झुकेंगे नहीं। मैं बोला किसी को मैं डरूंगा नहीं, आपका मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ भी मैं FIR देने के लिए तैयार हूँ, आपको शपथ करके बताता हूँ। मैंने सब डॉक्यूमेंट उनको दिया, वो फ़ोटो खींचे और रात में देवा भरवाड़े से उनका कोई डील हो गया है, उसके बाद वो मुझे मना कर दिए, आपका कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मैं वहाँ पे निराश हुआ। तो मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ, गुजरात का जो पत्रकारिता है, जो न्यूज़ विभाग है, वो भी फ्रॉड है। उन पे
जो काम करते हैं जो पत्रकार, वो फ्रॉड है, वो रिश्वत लेके काम कर रहे हैं। उसके बाद एक दुकान में मेरा रहता, वहाँ से एक जनसेवक का नंबर मिला, वो उनसे बात किया। तो वो बहुत चालू आदमी है, उनका फ़ोटो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये आदमी है। ये मुझे कॉल किए, मैंने बोला भाई सबसे ठोकर खा के आया हूँ, आप मुझे हेल्प कर दो। तो वो मुझे बोले मैं आपका हेल्प करवा दूंगा। और वो डायरेक्ट मोबाइल में कॉल नहीं किए। किस में कॉल किए? मोबाइल में कॉल करते तो रिकॉर्डिंग हो जाता, तो वो व्हाट्सएप में कॉल किए, वॉइस कॉल। तो आपने बोला आपका 8,80,000 है, आप 3 लाख 4 लाख मुझे दे दो, मैं आपका काम करवा दूंगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसे आपको 4 लाख दे दूंगा क्यों? नहीं, हम ऐसे करो, काम पैसा दोगे तो मैं आपका काम करवा दूंगा। क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा, इसीलिए वो व्हाट्सएप में कॉल किए। तो बाद में मैं कॉल उनसे काटा, मैं बोला नहीं, मैं आपको 4 लाख 3 लाख नहीं दे सकता, मैं कानून के ऊपर मुझे भरोसा है अभी भी। क्योंकि गुजरात का पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट होंगे, लेकिन कानून व्यवस्था भ्रष्ट नहीं है। इसलिए कोई अच्छा ऑफिसर आएगा उससे जगह। और मैंने वहाँ से वो फ़ोन काटे, लेकिन जो आदमी ने वहाँ पे जो उनका नंबर दिए थे, वो जो आपने फ़ोटो जिसको दिखाया, जो वकील है, ये जो सांबादिकता है, उनका फ़ोटो देखा, बोले ये आदमी इतना फ्रॉड है, मुझे पता नहीं था। ये भाषण में देते हैं हम अन्याय नहीं करते, ये करते, लेकिन हमारे सामने आपको रिश्वत मांग रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आइडेंटिटी करेंगे, आप रिश्वत बोल लेने के लिए आपको फ़ोन किए थे। तो ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। वो मुझे पैसा दे रहे थे, लोग खर्चा कर, लेकिन मैं पैसा उनसे नहीं लिया। तो उसके बाद में वो मेरा वकील को बहुत ये किया, वो सब मैंने वहाँ से बहुत ठोकर खाया। और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए, जो फ्रॉड ऑफिसर को अपनी औकात दिखाने के लिए, सलाह के पीछे डालने के लिए, मैं अभी सेक्शन 166A का सहारा लेने वाला हूँ। और उषा राडा, SP MM गिलातर, अरविंद राठौर और DYSP जो जाडेजा जी, और जो गुजरात सूरत का जो IG हैं, इंस्पेक्टर जनरल, उनके खिलाफ 20-20 लाख का मुआवजा लगाऊंगा। क्योंकि मैं इतना दिन वहाँ पे संघर्ष करता रहा, उनसे खिलाफ कोई मुझे सहारा नहीं मिला, कानून की व्यवस्था के सपोर्ट मुझे नहीं मिला, मुझे कानून का न्याय नहीं मिला। मैं दौड़ ठोकर खा के, और इन सब के खिलाफ मैं सेक्शन 166A के अंडर में उनको 20-20 लाख का मेरे साथ अन्याय है, मेरे साथ चीटिंग क्या है, गुजरात पुलिस सिस्टम और गुजरात का SP DYSP PI पुलिस इंस्पेक्टर MM गिलातर, अरविंद राठौर उसका जो जीनियर है, और IG, ये सब भ्रष्ट ऑफिसर हैं गुजरात का। जो कामराज पुलिस सूरत का, जो ग्रामीण पुलिस विभाग का, ये सब बड़े बड़े ऑफिसर भ्रष्ट है। क्योंकि एक वहाँ का गद्दार पुलिस ऑफिसर है MM गिलातर, जो कामराज पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके बाद में ये सब बड़े ऑफिसर गए हैं। इसीलिए वहाँ का DYSP, SP उषा राडा और IG इंस्पेक्टर जनरल, ये चारों के चारों, तीनों के उसके लिए कानूनी अपराधी हैं। ये पब्लिक सर्वेंट का जो कार्य होता है उसको नहीं निभाया है, उसका कार्य में परिणत नहीं किया है। उनका वो जो आम आदमी को धोखा दिया है, कानून व्यवस्था को काठगड़ा में खड़ा करने के लिए मजबूर किया है, कानून का व्यवस्था को न्याय नहीं दिया है। इसी के लिए मैं ये वीडियो के माध्यम में कानून व्यवस्था को, न्याय का व्यवस्था को, संविधान को माध्यम में MM गिलातर, अरविंद राठौर। MM गिलातर कौन है? वो उसी टाइम में जो अगस्त 2021 को वहाँ पे PI था, पुलिस इंस्पेक्टर, और उसका जूनियर अरविंद राठौर, ये मुझे गाली दिया था। उसके बाद में उनका बड़ा ऑफिसर कौन है जो MM गिलातर के ऊपर? SP उषा राडा, और उषा राडा के ऊपर कौन है? IG पुलिस इंस्पेक्टर। ये चारों के खिलाफ DYSP भी है, जो MM गिलातर के ऊपर DYSP, ये चारों के खिलाफ
मैंने भारतीय संविधान आइन की व्यवस्था के नज़र रखते हुए सेक्शन 166A में उनके ऊपर FIR रजिस्टर करूंगा। न्याय व्यवस्था को अपनी न्याय के लिए गुहार करूंगा और ये चारों के खिलाफ में और ये 5 ऑफिसर को खिलाफ में मैंने 20-20 लाख का मुआवजा मांगने की दावी करता हूं, क्योंकि संविधान में यही है, जो ऑफिसर आपको न्याय नहीं देगा वो आपको मुआवजा ही देगा। तो 20-20 लाख का मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ, 20-20 लाख का मैं उनके ऊपर मुआवजा FIR ठोकूंगा, अर्जी लिखवाऊंगा। मैंने उनसे 20-20 लाख का मुआवजा लूँगा मेरे साथ जो अन्याय हुआ है। और कानून व्यवस्था को मैं बोलता हूँ, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को आप पकड़िए, क्योंकि उसके कुछ दिन के बाद मैंने जो वीडियो उनको भेजा वो उसका रिप्लाई में कुछ नहीं दिया। जो देवा भरवाड़ का रिकॉर्डिंग मैंने उनको भेजा, सब करा, लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं किए। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। और उसके कुछ दिन के बाद मैं जब उड़ीसा लौटा, जो गौतम परमार है, गौतम परमार गुजरात का एक बहुत बड़ा सच्चा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है। तो वो क्या किए, अपना पहचान छुपाकर एक कांस्टेबल को साथ लेके FIR रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। कहीं पे एक पुलिस स्टेशन में, मुझे वो वीडियो मेरे पास है। तो वहाँ पे वो ऑफिसर पुलिस रजिस्टर नहीं किया। तो बाद में वो गौतम परमार ने क्यों रजिस्टर नहीं होगा ना, ये पूरा पुलिस अंडर में नहीं आता है, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारत में आप किसी भी एक कोने में FIR रजिस्टर करते सकते हो, FIR 0। लेकिन वो काम वो पुलिस ने, इसलिए गौतम परमार ने उसको सस्पेंड किए। और मैं निवेदन करता हूं, गौतम परमार जी, आप ये वीडियो दिखा रहे हो, आपको कानून का व्यवस्था को गर्व है, आप वो इसके लिए आपको बहुत सैल्यूट है, आपने कानून की व्यवस्था को अच्छे से पालन कर रहे हो। तो इस वीडियो को आपने देखिए और मुझे न्याय देने की कोशिश कीजिए। और मैंने मेरा मंतव्य मैंने सबको ट्वीट किया है, गुजरात पुलिस को ट्वीट किया है। आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपने ट्वीट करके ये FIR रजिस्टर कर सकते हैं, ये सब बोलने के लिए, काम नहीं होता हमारे के लिए, आम आदमी के लिए। मैंने उनको ट्वीट किए, IG गुजरात के भी किए, GM जो जनरल पुलिस, जो DGP हैं, DGP को भी टैग करके मैंने ट्वीट किया है। लेकिन गुजरात का पुलिस विभाग इतना भ्रष्ट है, वो ट्वीट नहीं दिखा है, वो ट्वीट का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। यही है गुजरात का कानून व्यवस्था। जो गुजरात सूरत का एक बहन आके उड़ीसा में न्याय मिल सकता है, वो यहाँ का पुलिस 700 किलोमीटर आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का लड़का को अरेस्ट करके ले सकता है। वही काम गुजरात का पुलिस नहीं करता है। गुजरात का पुलिस रिश्वत खाकर वो जो आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो मैंने केवल मेरे लिए नहीं बनाया हूँ, ये वीडियो जगन्नाथ न्यूज में इसीलिए आया है, भारत का सब संविधान के जो ऑफिसर है उनको दिखाने के लिए। क्योंकि आपकी काम ठीक से नहीं करोगे तो भारत में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और ये भारत में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर के माध्यम से बढ़ा है। जब मैंने आपके बाद इसके बाद बहुत सारे सीरीज जो गुजरात के पुलिस स्टेशन की सीरीज वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो यदि आपका अच्छा लगा, आपने उसको कोई हेल्प मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हर गुजरात में, उड़ीसा में, भारत में फैला दीजिए वीडियो को। क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर रिश्वत खा के आम आदमी को चीटिंग ना करे, गद्दारों से रिश्वत खा के उनके साथ चीटिंग ना करे। तो भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय हिंद। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय वाणी जो अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है, सब मैंने भी वहाँ का जो सांबादिक थे उनको बोल दिया फ़ोन में, आप ये जो सत्यमेव जयते लिखा हो ना, आपका औकात नहीं है उसको लिखने के लिए, आप मिटा दो, वो लिखा दे। तो सत्यमेव जयते के नीचे जो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते तो इसी माध्यम में सच्चाई का जरूर जय होगा। और ये जो देवा भरवाड़ ने चलते चलते यूट्यूब चैनल में सहारा लेकर मुझे 8,80,000 का चूना लगाया है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो कानून के अंदर में जाएगा।
मेरा 8,80,000 का मुआवजा साथ गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करो। मैं ये भारतीय कानून व्यवस्था को निवेदन है। और इस कार्य को जो 5 ऑफिसर ने फॉल्स किया है, कानून का पालन नहीं किया है, उनको 20-20 लाख का मुआवजा मैं पाने का हकदार हूँ। मुझे ये करवा जाए, क्योंकि ऐसे इतिहास के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा उदाहरण आएगा, कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई कानून के व्यवस्था से ऊपर नहीं है, कानून का व्यवस्था के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक का सेवा करना, कानून को पालन करना पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है। तो वो नहीं किए, इसलिए इन 5 के ऊपर मैंने 20-20 लाख का मुआवजा लगाने का मांग कर रहा हूँ। और भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय आईन व्यवस्था को मुझे वो मुआवजा देने की मांग कर रहा हूँ। तो भारतवासी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।